हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस ये थ्योरी और ये डेवलप किया गया है फ्रैंको मोडिग्लियानी, जो इटालियन अमेरिकन थे। इन्होंने अपने स्टूडेंट और फ्रेंड के साथ अल्बर्टो इंडो और रिचर्ड ब्रूमबर्ग इनके साथ ये डेवलप किया है 1957 में। डेवलप बाय फ्रैंको मोडिग्लियानी, एक इटालियन अमेरिकन थे। इन्होंने अपने दोस्त अल्बर्टो एंडो और रिचर्ड ब्रूमबर्ग इनके साथ डेवलप किया 1957 में। और इनके बारे में कहा जाए तो मोडिग्लियानी वॉज द अवार्डेड 1957 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स और फॉर द सेविंग एंड द फाइनेंशियल मार्केट। मोडिग्लियानी इन्हें नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में से सेविंग और फाइनेंशियल मार्केट के बारे में इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। हम लिख लेते हैं, मोडिग्लियानी was awarded in 1957 Nobel Prize in Economics for the saving and financial market। इस एनालाइज पर उन्हें ये नोबेल प्राइज़ मिला है। ये थ्योरी जानने से पहले हम इसके बैकग्राउंड के बारे में भी जानना चाहेंगे कि क्यों डेवलप हुआ और उसकी ज़रूरत क्या थी। केन्स, जो उन्होंने एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस दिया था, इससे पहले यही वर्क कर रहा था। इन्होंने केन्स ने जो कंजप्शन फंक्शन के बारे में जो कहा, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, ये थ्योरी डेवलप की और ये थ्योरी 1937 में डेवलप की और ये टिल 1946 तक ये चला। उसके बाद अब इसके बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पीरियड भी चला, उसमें उसके बाद इन्फ्लेक्शन आया। तो इसके बाद जो केन्स का जो शॉर्ट टर्म का जो एनालाइज था, जो थ्योरी थी, ये फेल हो गई। और उसके बाद अनेक रिसर्च हुए, अनेक इकोनॉमिक्स इसकी वजह ढूंढने लगे। वजह ढूंढने के बाद हर इकोनॉमिक्स अपने अपने हाइपोथेसिस, अपनी राय देने लगे। उसमें से ये मोडिग्लियानी, इन्होंने लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस दिया है। अपनी राय देने में फर्स्ट अटेम्प्ट किया जेम्स डूसनबरी। इन्होंने रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, ये अपनी राय इससे दी। अब हम साइमन कुजनेट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नाइनटीन 46 में जब केन्स का
कंजप्शन फंक्शन फेल हो गया, तो इन्फ्लेक्शन के साथ जो अनेक सुझाव दिए गए, उसमें पहले सुझाव साइमन कुजनेट ने दिया कि जो केन्स की थ्योरी है वो शॉर्ट रन में चलने वाली है, लॉन्ग रन में नहीं चलने वाली। तो इसके साथ साइमन कुजनेट ने 1869 टू 1938 इसमें अपना रिसर्च किया। उसमें उन्होंने एक तो टाइम सीरीज डेटा लिया और दूसरा मतलब फैमिली बजट डेटा लिया। हम लिख लेते हैं इसमें टाइम सीरीज डेटा और फैमिली बजट डेटा। केन्स का जो थ्योरी था वो फैमिली बजट डेटा में एडजस्ट हो रहा था, पर लॉन्ग रन में टाइम सीरीज डेटा में वो परफेक्ट नहीं बैठ रहा था। तो उसमें जो उनका जो एनालाइज था वो दोनों का डिफरेंट आने लगा, साइमन कुजनेट और केन्स। साइमन कुज ने कहा कि इन्फ्लेक्शन को दूर करना है तो लॉन्ग रन के बारे में सोचना चाहिए। तो एक समय ऐसा आया कि साइमन कुजने ने दिया हुआ थ्योरी और केन्स ने दिया हुआ थ्योरी, इन दोनों में जो डिफरेंट आ गया वो डिफरेंट था। केन्स कह रहे थे एमपीसी कम रहेगा एपीसी से, और साइमन कह रहे थे कि लॉन्ग रन में एपीसी इक्वल रहेगा एमपीसी के साथ और इनका वैल्यू रहेगा 0.9। इसके बाद हर इकोनॉमिक्स ने अपने अपने सुझाव देने लगे और उस समय तक केन्स का जो थ्योरी था वो फेल हो गया। अब हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, फ्रैंको मोडिग्लियानी, इनके लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के बारे में। इससे पहले जो हुआ, जो हिस्ट्री में था, वो हमने अभी इन शॉर्ट में देख लिए। अभी आगे हम उसके अजम्पशन के बारे में देखेंगे। अब हम इसके अजम्पशन पे आते हैं। अजम्पशन फर्स्ट आता है नो चेंज इन प्राइस। जो प्राइस है उसमें लॉन्ग टर्म में चेंज नहीं आएगा, नो चेंजेस इन प्राइस। सेकेंड आता है कंजप्शन लेवल इज कांस्टेंट। कंजप्शन लेवल इज कांस्टेंट। इसमें ऐसा कहा गया है कि जो एक पर्सन है जो कंजप्शन कर रहा है वो स्टार्टिंग से उसके लाइफ तक, ख़त्म होने तक उसका कंजप्शन लेवल एक जैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। थर्ड आता है लिटिल रिलेशनशिप बिटवीन द करंट इनकम एंड द करंट कंजप्शन। लिटिल रिलेशनशिप बिटवीन current income and current consumption। इसमें रिलेशनशिप है कि करंट इनकम और करंट कंजप्शन इनमें थोड़ा लिटिल रिलेशनशिप आएगा। फोर्थ है स्टार्टिंग प्लानिंग फॉर द फ्यूचर फ्रॉम अर्निंग पॉइंट। स्टार्टिंग प्लानिंग फॉर फ्यूचर फ्रॉम अर्निंग पॉइंट। इसमें कहा गया है कि जो पर्सन अर्निंग स्टार्ट करेगा अपनी एज के 25 उसके आसपास, जैसे अर्निंग करेगा उससे वो प्लानिंग करेगा फ्यूचर के लिए कि उसे कैसे कंजप्शन करना है, कैसा सेविंग करना है। फिफ्थ है नेट सेविंग इज ज़ीरो। नेट सेविंग इज ज़ीरो। उसका जो सेविंग रहेगा उसकी डेथ तक, उसके बाद किसी को उसका सेविंग नहीं मिलेगा, जो है वो अपने आप पर कंजप्शन करेगा उसके रिटायरमेंट के बाद। सिक्स है स्टेबल इकोनॉमी।
7th है इन्वेस्टमेंट रेट और वेल्थ इज 0। जो पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है उस पर जो इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट रेट है, वो वेल्थ इज 0 रहेगा। एट नंबर है इंडिविजुअल नो अबाउट द लाइफ एज अर्निंग पीरियड एंड वेल्थ। इसमें ऐसा अज्यूम किया है कि जो पर्सन है उसको अपनी लाइफ के बारे में, उसके एज के बारे में, वो क्या अर्न करने वाला है, उसका वेल्थ क्या रहेगा और उसका एसेट क्या रहेंगे, इसके बारे में फुल डिटेल रहेगी। इंडिविजुअल नो अबाउट लाइफ एज अर्निंग पीरियड एंड वेल्थ। नाइन्थ है कंजप्शन ऑफ द इंडिविजुअल इन इज डिपेंड नॉट ओनली इन द करंट इनकम बट ऑल्सो इन हिज एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम। is depend not only in current income but also in his expected future income। अब हम कंजप्शन डिपेंड अपॉन देखेंगे, किस पे डिपेंड रहेगा कंजप्शन। कंजप्शन डिपेंड अपॉन फर्स्ट है रिसोर्सेज अवेलेबल टू द पर्सन। रिसोर्सेज जो है वहाँ से उसको कंजप्शन पे आने वाला है तो उसको वो अवेलेबल रहेगा। रिसोर्सेज अवेलेबल टू द पर्सन। सेकंड है रेट ऑफ द रिटर्न ऑन कैपिटल। रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल। थर्ड है स्पेंडिंग एज। फोर्थ है एज एट द विच द प्लान विल बी मेड। एज एट विच द प्लान विल बी मेड। इन शॉर्ट मोडिग्लियानी ऐसा कह रहे हैं कि कुछ ऐसा स्टार्टिंग का अर्निंग से पहले जो एज है वो एज में वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहेगा और उसके बाद जब वो इस पर्टिकुलर एज में जब आएगा और उसमें अपने रिटायरमेंट तक वो जॉब पर जाएगा और उससे कुछ अर्निंग करेगा, उस अर्निंग से वो सेविंग करेगा, उस सेविंग में उसके कोई एसेट रहेंगे या कोई वेल्थ रहेगा, उससे उसको कुछ ना कुछ मिलेगा, उसकी एसेट में और इंक्रीज़ होगा और कुछ रिटायरमेंट के बाद उसने जो सेविंग की है वो सेविंग उसको उसके डेथ तक, मरने तक वो अपना जो जमा पूंजी है उस पर वो डिपेंड रहने वाला है। दूसरी बात इसमें ऐसा कहा है कि जो उसकी सेविंग है उस सेविंग में उसके प्लस एसेट या वेल्थ ये जॉइंट है, उसमें काउंटिंग होगा। एक पर्टिकुलर एज में वो जिएगा, उसका एक हम
अज्यूम कर लेते हैं कि वो 25 से कमाएगा और 65 तक वो रिटायरमेंट तक उसका एज रहेगा। तो इसमें ऐसा कहा गया है लॉन्ग रन में एपीसी एमपीसी के बराबर रहेगा। और मोडिग्लियानी ने जो अजम्पशन दिया है और जो एपीसी एमपीसी के बारे में कहा है, जो कुजनेट के क्रॉस सेक्शन और नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप के साथ एग्री है। इट्स सपोर्टेड कुजनेट कर्व एंड क्रॉस सेक्शनल नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। इस डायग्राम के साथ हम समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या है और इस थ्योरी में क्या कहना चाहते हैं। तो एक्स पे एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन, जो अपने लाइफ में क्या उसका पीरियड कितना है, और वाई पे कंजप्शन और सेविंग लिया है। जो रेड लाइन में है बी एफ जो लाइन है वो कंजप्शन है, और ए से एम तक ये जो कर्व है वो इनकम कर्व है। स्टार्टिंग में हम समझेंगे कि एक पर्सन जो स्टार्टिंग से वो कमाने तक उसका जो एज है, मान लेते हैं कि 25 तक वो कुछ कमाता नहीं, 25 के बाद वो कुछ अर्न करना है। तो ये जो है, ये जो टाइम है ये उसका है डिसेविंग। इसमें ना कुछ वो कमाता है ना कुछ मिलता है, और उसको अपना जीना है तो वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड है, नहीं तो किसी कहीं से वो पैसे लेकर अपना गुजारा कर लेगा। आफ्टर 25 एज के बाद वो अपनी इनकम कर्व बढ़ता जाता है, और पर्टिकुलर एज के दौरान उसमें इनकम बढ़ती है, घटती भी है। एक एज तक, पॉइंट एज तक उसकी इनकम बढ़ती है और एज के बाद वो डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक रिटायरमेंट की उसकी एज एज्यूम कर लिए कि वो 65 तक रिटायरमेंट हो जाएगा, जो पॉइंट एंड तक है। यहाँ से उसकी इनकम आनी बंद हो जाएगी, और जो उसने कमा के रखा है, जो सेविंग है, वो सेविंग में उसके एसेट है, वेल्थ है, जो उस पर आफ्टर 65 के बाद ये जो पॉइंट है, जो उसका आना कम है, ये उस पर डिपेंड रहेगा। जो सेविंग है वो यहाँ पे उसका कंज्यूम करेगा और अपनी लाइफ आगे बढ़ाएगा। हम समझ लेते कि उसकी एज जो है 0 से 80 के बीच में है। 80 के बाद जो उसकी सेविंग है वो अपने ना ही बच्चों के लिए रखेगा, वो अपने खुद के लिए यूज़ करेगा और वो ख़त्म कर देगा। तो ये भी है, ये भी बन गया डी सेविंग। और जो ये पोर्शन है जो CHN, ये जो बीच वाला जो पोर्शन है वो पोर्शन में उसका सेविंग है। तो इन शॉर्ट सेविंग इज इक्वल डी सेविंग, जो ए पोर्शन प्लस डी सेविंग, जो ए वाला पोर्शन, ये दोनों मिला के उसकी जो सेविंग है वो इक्वल है। इन शॉर्ट में हम देखेंगे
जो उसकी टोटल सेविंग है सी एच एन इक्वल है ABC प्लस एम एन ओ जो दोनों मिला के जो उसकी दी सेविंग है वो उसके सेविंग या वेल्थ के साथ इक्वल रहेगी। अब हम इस थ्योरी में जो फॉर्मूले यूज़ होगा उसके बारे में देखें। अलग अलग किताब में आपको अलग अलग फॉर्मूले मिलेंगे, मीनिंग तो उसका वही है पर उसका प्रेजेंटेशन उसका अलग है। तो मैंने 3 ऐसे फॉर्मूले लिए हैं जो उसका रिज़ल्ट एक ही आएगा, आप कौन सा भी यूज़ कर लो। तो पहला है C इज इक्वल 1 T W प्लस RTY। या इसे ऐसे ही लिखा जाएगा W प्लस RYT। इसका मीनिंग क्या होता है हम देख लेते हैं। C कंजप्शन, W वेल्थ, R रिमेनिंग ईयर ऑफ वर्क। इन शॉर्ट उसका रिटायरमेंट तक वो जो काम करेगा वो अज्यूम कर लिया जाएगा। Y एनुअल इनकम, और यहाँ पे T है लाइव एक्सपेक्टेड मतलब वो कितना जिएगा, उसका कितनी एज तक वो जी पाएगा। ये तो एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा CTYLT प्लस N-1 ब्रैकेट कंप्लीट YLE प्लस WT। इसमें C मीन्स कंजप्शन, T for live expected, Y इनकम, यहाँ पे LT प्रेजेंट टाइम, N-1 यहाँ पे समझाएगा कि उसका वर्किंग पीरियड। यहाँ पे EL एक्सपेक्टेड इनकम, W वेल्थ और WT wealth remain on consumption time। उसके साथ थर्ड है CT12B1 YLT प्लस B2 YEL
plus B3WT. इसमें B1YLT marginal utility on the present income. Marginal utility on present income. यहाँ पे B2YEL इसे समझा गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑन द डायरेक्ट इनकम ऑफ द होल लाइफ HU. Marginal utility on direct income of whole life HU. B3WT इसे कहा गया है कि मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द वेल्थ. ये 2-3 अलग अलग बुक में मुझे ये फॉर्मूले मिले. मीनिंग तो उसका एक ही है, पर डिपेंड और कौन सा आपको इजी लगता है वैसे आप चूज़ करो. आगे हम देखेंगे इसके क्रिटिक्स. इसमें फर्स्ट क्रिटिक्स किया गया है कि रॉन्ग अजम्पशन अबाउट द प्लानिंग. कोई भी इंसान ऐसे प्लानिंग तो नहीं कर सकता कि मुझे अर्निंग से मेरे डेथ तक ऐसा मुझे एक ही लेवल पे मेरा कंजप्शन रहेगा, जो पॉसिबल नहीं है. ये तो अनयूजेबल नहीं, ठीक नहीं लग रहा. रॉन्ग अजम्पशन कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कोई प्लानिंग कर सकता है. अबाउट प्लानिंग. सेकंड है अनसर्टेनिटी इन द अजम्पशन. कोई ऐसी फिक्स तो बता नहीं सकते कि लाइफ टाइम यही कंडीशन रहेगी जो और इकोनॉमी स्टेबल रहेगी. और तीसरा है अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑन द परफेक्ट इंफॉर्मेशन. रियलिस्टिक assumption on perfect information. कोई ऐसी परफेक्ट तो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता कि मेरे लाइफ में ऐसे ही हो सकता है. अनसर्टिनिटी लाइफ के बारे में होती है. फोर्थ है डज नॉट अज्यूम द हायर और लिटल रिलेशनशिप बिटवीन द करंट कंजप्शन एंड द करंट इनकम. इसमें कोई रिलेशन बता नहीं सकते कि वो कहाँ तक है, हाई है, लिटल है या मिडल है. डज नॉट अज्यूम हायर और little relationship between current consumption and current income. फिफ्थ है नॉट अकॉर्डिंग टू द एम्पेरिकल एविडेंस. कोई भी इसमें ऐसा एविडेंस नहीं दिया गया है कि जो हर किसी को एक जैसा ही इसमें जो अजम्पशन है उसे परफेक्ट बैठेंगे, तो ये पॉसिबल तो है नहीं. नॉट अकॉर्डिंग टू एम्पेरिकल एविडेंस, not possible
टू स्टेबल इकोनॉमी। इकोनॉमी कभी भी स्टेबल नहीं रहेगी, हर समय के साथ वो बदलती रहेगी। और उन्होंने ऐसा कहा कि जो कंजप्शन लेवल है वो स्टार्टिंग से उसके एंडिंग तक वैसे रहेगा, जो पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल सा ऐसे क्रिटिक्स है जो यहाँ पे हमने निकाले हैं।